Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's post-independence architecture. देखिए, जब कोई देश आजाद होता है तो वो सिर्फ अपनी सरकार नहीं बनाता, वो अपनी पहचान भी बनाता है। सड़कों में, इमारतों में, शहरों में। आजादी के बाद इंडिया भी आखिरकार इसी मोड़ पर खड़ा था, पत्थर और कंक्रीट में अपनी आत्मा को तलाश रहा था। ये 1947 में सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक नेशनल डिबेट थी, एक पूरा आइडियोलॉजिकल क्राइसिस था। क्या इंडिया को अपने शानदार अतीत, अपने पास्ट की तरफ देखना चाहिए या फिर फ्यूचर की तरफ एक नई छलांग लगानी चाहिए? ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने की बात नहीं थी, ये एक नेशन का कैरेक्टर डिसाइड करने की बात थी। और इस बहस से ना दो मेन स्कूल्स ऑफ थॉट निकले। एक तरफ थे द रिवाइवलिस्ट। उनका कहना था कि इंडिया की असली पहचान उसके मंदिरों, किलों और महलों में है और हमें उसी स्टाइल को वापस लाना चाहिए, कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर निकलना चाहिए। और दूसरी तरफ थे द मॉडर्निस्ट्स। वो कहते थे फॉरगेट द पास्ट, एक ऐसा इंडिया बनाओ जो साइंटिफिक हो, रैशनल हो और बिल्कुल नया हो। तो इंडिया की आइडेंटिटी के इस क्राइसिस का पहला बड़ा जवाब आया मॉडर्निज्म के रास्ते से। और इस रास्ते के सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का विजन बिल्कुल क्लियर था। उनका मानना था कि अतीत की जो आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं रिलीजन और मोनार्की से जुड़ी हुई है और एक नए डेमोक्रेटिक सेक्युलर इंडिया को ऐसे सिंबल्स की जरूरत नहीं थी। उन्हें चाहिए थी ऐसी बिल्डिंग्स जो एक फैक्ट्री की तरह एफिशिएंट हो और एक लैब की तरह रैशनल। कोई झरोका नहीं, कोई मेहराब नहीं, जस्ट प्योर फंक्शन। और इस सपने को पूरा करने के लिए जो स्टाइल चुनी गई वो थी ब्रूटलिज्म। अब इसका नाम ब्रूटल यानी क्रूर होने की वजह से नहीं है, ये फ्रेंच शब्द बेटॉन ब्रूट से आया है, जिसका मतलब है रॉ कंक्रीट, मतलब कच्चा कंक्रीट। इसमें कोई प्लास्टर नहीं, कोई पेंट नहीं, कोई सजावट नहीं, सिर्फ शुद्ध दमदार कंक्रीट का ढांचा जैसा है वैसा ही दिखेगा। और इस ब्रूटलिस्ट सोच का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट था चंडीगढ़ शहर। और इसको डिजाइन करने के लिए दुनिया के सबसे मशहूर मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट ले कॉर्बुजिए को इंडिया बुलाया गया। चंडीगढ़ आप समझिए सिर्फ एक शहर नहीं था, वो अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ने का एक बोल्ड स्टेटमेंट था। कॉर्बुजियर ने चंडीगढ़ को एक इंसानी शरीर की तरह डिजाइन किया। जहां सरकार बैठती यानी विधानसभा, हाई कोर्ट, वो था कैपिटल कॉम्प्लेक्स, शहर का सिल यानी हेड। जो सिटी सेंटर था, जहां मार्केट्स और एंटरटेनमेंट था, वो शहर का दिल यानी हार्ट बना। और यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल एरियाज, वो थे शहर के लिम्स यानी हाथ पैर, जो से आगे बढ़ाते। लेकिन कॉर्बुजियर को एक बात पता थी, यूरोप का जो कंक्रीट डिजाइन है वो इंडिया की धूप और गर्मी में काम नहीं करेगा, लोग उबल जाएंगे। तो उन्होंने एक ब्रिलियंट चीज इन्वेंट की जिसे कहते हैं सन ब्रेकर्स या फ्रेंच में ब्रीज सोले। ये बेसिकली खिड़कियों पर बने कंक्रीट के जाल थे जो तेज गर्म धूप को तो रोक देते थे, लेकिन नेचुरल लाइट और हवा को अंदर आने देते थे। ये मॉडर्निज्म को इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट करने की पहली कोशिश थी। तो जहां एक तरफ सरकार कंक्रीट के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल चुपचाप एक क्वाइट रेवोल्यूशन जन्म ले रही थी। एक ऐसी क्रांति जो बड़े शहरों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए थी। इस रेवोल्यूशन के हीरो थे ब्रिटिश बॉर्न इंडियन आर्किटेक्ट लॉरी बेकर। और उन्हें ऐसी ही आर्किटेक्चर का गांधी नहीं कहा जाता था। उनकी फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल थी, महंगी इमारतों की जगह सस्ते, टिकाऊ और स्थानीय यानी लोकल घर बनाओ। फोकस ऑन मास हाउसिंग, नॉट मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। बेकर का तरीका आप सुनेंगे तो रिवोल्यूशनरी लगेगा। उन्होंने महंगे सीमेंट और स्टील को रिजेक्ट कर दिया, उसकी जगह लोकल मिट्टी और ईंटों पर भरोसा किया। छतें सस्ती बने, इसके लिए उन्होंने फिलर स्लैब्स यूज किए, जिसमें कंक्रीट के बीच में खाली मटके या बेकार टाइल्स डाल दी जाती थी ताकि कंक्रीट कम हगे। दीवारों के लिए उन्होंने रैक ट्रैप बॉन्ड टेक्निक इस्तेमाल की। इसमें ईंटों को ऐसे लगाते थे कि दीवार अंदर से खोखली रहे, जो घर को नेचुरली ठंडा रखती थी। और महंगी खिड़कियों की जगह उन्होंने जाली वाली दीवारों का इस्तेमाल किया जो कांस्टेंट वेंटिलेशन देती थी। और इसका असर सोचिए, सिर्फ एक टेक्निक, रैक ट्रैप बॉन्ड से ईंटों और सीमेंट की लागत में सीधे 25% की बचत होती थी। ये छोटे छोटे इनोवेशन से आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो अब तक हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ कॉर्बुजिए का विशाल ग्लोबल मॉडर्निज्म और दूसरी तरफ बेकर की जमीन से जुड़ी लोकल आर्किटेक्चर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब स्टेज पर आते हैं वो आर्किटेक्ट जिन्होंने इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने का काम किया। चार्ल्स कोरेया। उन्हें अक्सर इंडिया का सबसे महान कंटेम्परेरी आर्किटेक्ट माना जाता है।
उन्होंने न तो वेस्ट को पूरी तरह कॉपी किया और ना ही अतीत को आंख बंद करके अपनाया। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, एक ऐसा मॉडर्निज्म जो दिल से पूरी तरह इंडियन था। कोरिया का कोर प्रिंसिपल था ओपन टू स्काई स्पेस। उनका मानना था कि इंडिया जैसे गर्म ट्रॉपिकल देश में अजीम आंगन ही सबसे अजीम जगह है, सबसे अजीम रूम है। असली लिविंग स्पेस चार दीवारों वाला कमरा नहीं, बल्कि एक खुला आंगन या वरांडा होता है जहां हवा और रोशनी आ सके। उनकी बिल्डिंग्स ना अंदर और बाहर की बीच की लाइन को ही मिटा देती हैं, और उनके काम में ये फिलॉसफी साफ दिखती है। मुंबई में कांचनजुंगा अपार्टमेंट्स को देखिए, एक स्काईस्क्रेपर है लेकिन हर अपार्टमेंट के साथ एक डबल हाइट गार्डन टेरेस है, जैसे वर्टिकल बंगलो। या फिर अहमदाबाद में गांधी मेमोरियल म्यूजियम, जो किसी बंद बिल्डिंग जैसा नहीं बल्कि एक खुले खुले गांव जैसा लगता है। और भोपाल में मध्य प्रदेश असेंबली, एक विशाल सर्कुलर बिल्डिंग जिसके दिल में ट्रेडिशनल कोर्टयार्ड्स हैं, मॉडर्न फॉर्म विद ट्रेडिशनल सोल। तो आजादी के बाद की इंडियन आर्किटेक्चर की ये जो पूरी जर्नी है, ये हमें कहाँ ले आई है। ये कोई सीधी लाइन नहीं रही है, ये एवोल्यूशन का, विकास का एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले थे द रिवाइवलिस्ट, मटेरियल पत्थर और प्लास्टर, फिलॉसफी ट्रेडिशनल गौरव, की एम इंडियन दिखना। फिर आए कॉर्बुजियर जैसे मॉडर्निस्ट्स, मटेरियल रॉ कॉन्क्रीट, फिलॉसफी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, की एम मॉडर्न दिखना। और आखिर में आए कोरिया और बेकर जैसे लोग, मटेरियल लोकल ईंट मिट्टी, फिलॉसफी सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट की जरूरतें, और उनका की एम ह्यूमन सेंट्रिक होना, यानी इंसानों और मौसम की जरूरतों को समझना। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। इंडियन आर्किटेक्चर का असली फ्यूचर अतीत या भविष्य में से किसी एक को चुनने में नहीं है, यह टेक्नोलॉजी में मॉडर्न होने और अपनी जड़ों के ज्ञान यानी धूप और हवा के साइंस को समझने में एंशिएंट होने की क्षमता में है। तो आखिरी सवाल यह है, जैसे जैसे हमारे शहर और बड़े और गर्म होते जा रहे हैं, अर्बन डेंसिटी और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हमें अपनी बिल्डिंग्स कैसे बनानी चाहिए? क्या सॉल्यूशन ग्लोबल टेक में है या हमारी अपनी जमीन के धूप और हवा के प्राचीन ज्ञान में है? शायद जैसा कि कोरिया और बेकर ने हमें दिखाया, असली जवाब कहीं बीच में है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।